सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेआईसी फिजिक्स पर मैं सत्येंद्र वर्मा आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये जो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं, ये जो सीरीज चल रही है, इस लेक्चर्स में जो लेक्चर नंबर 14 है वो है गाउस का नियम। तो ये जो वीडियो है आप लोग इनको पूरा देखने का प्रयास करिए और इसको अच्छी तरीके से बार बार देख करके कॉपी और पेन लेकर के समझने का प्रयास करिए, नोट करने का प्रयास करिए और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल करने का प्रयास करिए। और जो हमारा भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है, जो पेपर आता है, उस हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि गाउस का नियम है या जिसको हम लोग गाउस की प्रमेय भी कहते हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं। गाउस का नियम इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से लगभग हर परीक्षा में 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन, चाहे इस पर आधारित जो इसके अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे उसका डेरिवेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या इस पर आधारित सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि गाउस का नियम क्या बताता है, किस चीज के बारे में बताता है और इसका अनुप्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले गाउस का नियम किस चीज के बारे में बताता है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी, उससे पहले हम लोगों ने देखा था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स यानी बंद पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स की गणना हम कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था अगर हमारी सतह कुछ गोलाकार सतह है या बेलनाकार सतह है या घनाकार सतह है, तो हम लोग इन बंद पृष्ठों से बद्ध फ्लक्स की गणना इसको अलग अलग सतहों में बांट कर करते हैं। लेकिन अगर हमारी सतह अनियमित है या वक्राकार सतह है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उससे बद्ध फ्लक्स की गणना के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम उस अनियमित सतह के हर एक छोटे छोटे से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तथा उसे जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये एक बंद पृष्ठ है और इस जहां पर ये पृष्ठ रखा है उस क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र E है, हमने मान लिया उस क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र E है, तो उस पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स की गणना हम कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि चूंकि ये अनियमित सतह है तो अनियमित सतह के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो भी सरफेस है, सरफेस एरिया है, इसके छोटे छोटे पार्ट करते हैं। हर एक छोटे से एरिया की जो डायरेक्शन आएगी वो अलग अलग आएगी। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसे अगर हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उस एरिया की डायरेक्शन के बीच जो एंगल आएगा वो भी क्या आएगा, हर एक बिंदु पर अलग अलग आएगा। तो हमको अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया DA, ये एरिया है हमारा DA, तो इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हम लेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर हो सकती है, ये n कैप, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है तो ये थीटा हो गया। दूसरा जो एरिया हम यहाँ कंसीडर करेंगे उसकी डायरेक्शन इधर हो गई n कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है तो यहाँ थीटा कुछ दूसरा बनेगा। यहाँ पर अगर हम छोटा सा एरिया लेंगे DA तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है लेकिन n कैप इधर हो सकता है तो यहाँ थीटा कुछ दूसरा बनेगा। तो इस तरह से हर एक फ्लक्स, हर एक छोटे से एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो छोटे से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स जो हम लोगों ने कहा था, तो वहां पर एक छोटे से एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए हम लोग d फाई लिखते हैं। d फाई क्योंकि छोटा सा फ्लक्स बनेगा तो d फाई इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं E a cos थीटा, तो d फाई के लिए यानी छोटे से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स यहाँ निकाल रहे हैं तो यहाँ पर E इंटू DA और जो भी थीटा है उस छोटे से सरफेस एरिया की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण बन रहा है वो हमारा ये हो जाता है E DA cos थीटा। अब हम क्या करते हैं कि हर एक छोटे पार्ट से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालते हैं और सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ने का काम हम लोग इंटीग्रेशन से करते हैं।
तो दोनों तरफ हम लोग जोड़ते हैं और पूरे सरफेस एरिया को, ये पूरा जो सरफेस एरिया है एस से दिखाते हैं, ये पूरा फ्लक्स हमारा फाई बन जाता है। और इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो ये क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है, तो जब भी बंद पृष्ठ की बात करेंगे तो यहां पर आपको एक चीज मिलेगी, क्लोज इंटीग्रल, यानी बंद समाकलन इसे कहते हैं, क्योंकि ये बंद पृष्ठ का हम लोग समाकलन कर रहे हैं, इसलिए ये संकेत हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बंद पृष्ठ का समाकलन करते हैं ये, तो ये हमारा ई डी ए कॉस थीटा, तो इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स हो जाता है। तो ये हमारा एक सबसे जनरल फार्मूला जो आता है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, इसको इसका एक और रूप लिखा जाता है, ये फाई क्लोज इंटीग्रल एस ई। अब इसको ई डी ए कॉस थीटा हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग वेक्टर रूप में, चूंकि ई और डी ए दोनों हमारे सदिश राशियां हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ई डॉट डी ए। तो ये हमारा फार्मूला हो गया फ्लक्स का। अब चूंकि हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर फाई ई भी लिखा मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग चुंबकीय फ्लक्स भी निकालते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स जैसे निकालते हैं सेम वही तरीका चुंबकीय फ्लक्स के लिए भी है। और वहां पर हम लोग फाई ई के जगह फाई एम लिखते हैं, तो दोनों फ्लक्स को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर फाई ई लिखते हैं। तो सबसे जनरल जो हमारा फार्मूला है, किसी भी सतह से, वो चाहे हमारी समतल सतह हो, चाहे वक्राकार सतह हो, चाहे घनाकार सतह हो, कोई भी सतह से जो एक हमारा सबसे जनरल फार्मूला आता है फ्लक्स को कैलकुलेट करने का, वो ये आता है। अभी हम लोग ने पढ़ा कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होगा, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए होगा। तो गाउस ने क्या चीज बताई थी? गाउस ने एक चीज ये बताई थी कि जैसे अगर हम ये ई डॉट डी ए की कैलकुलेशन करें, तो हर एक पार्ट को छोटे छोटे भाग में करके, ये जो जिसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ अलग तरीके की कैलकुलेशन होगी, इसके लिए कुछ अलग तरीके की कैलकुलेशन होगी, इसके लिए कुछ अलग तरीके की कैलकुलेशन होगी। लेकिन गाउस ने एक चीज जो बताई कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ हो, एक्स वाई जेड किसी भी तरह का बंद पृष्ठ हो हमारा, वो चाहे अनियमित आकार का हो, चाहे गोलाकार आकार का हो, चाहे हमारा बेलनाकार हो, या किसी भी तरह की सतह हो, बंद पृष्ठ हो, अगर उसके भीतर का नेट चार्ज हमको पता है। नेट चार्ज का अर्थ है, नेट चार्ज हम लोग समझ लें, जैसे कोई भी पृष्ठ है, इसमें अगर हमने कहा कि कई सारे चार्ज हैं, जैसे हमने कहा +10 कूलाम है, -3 कूलाम है, -2 कूलाम है, +2 कूलाम है, +1 कूलाम है, तो जब नेट चार्ज हम लोग निकालेंगे, तो ये चीज हमने शुरुआत में ही डिस्कस की थी। तो इस पृष्ठ के भीतर जो हमारा नेट चार्ज है, क्यू नेट, नेट की बात जब हम करेंगे, परिणामी जिसको हम कह सकते हैं, नेट आवेश जो हमारा है, धन आवेश को जोड़ेंगे और ऋण आवेश को घटा देंगे। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 10 +1 +2, और ये 3 धनावेश हैं, और -3 और -2, तो ये हमारा 13 -3 और -2, तो ये हमारा बच जाता है 8। तो जो हमारा नेट चार्ज होगा इसके भीतर +8 कूलाम होगा, तो ये हमारा नेट चार्ज कहलाता है। यानी उसमें धन और ऋण आवेश को उसके चिन्ह सहित हम लोग जोड़ देंगे। तो अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर का नेट आवेश पता है, जैसे अगर इसके भीतर भी यही आवेश रखा है, +8 कूलाम रखा है, यार इसके भीतर का नेट आवेश +8 कूलाम है, इसके भीतर भी +8 कूलाम रखा है, इसके भीतर भी +8 कूलाम आवेश है, यानी सतह के भीतर का नेट आवेश अगर हमको पता है, तो कोई भी किसी भी प्रकार की सतह हो, तो उससे बद्ध फ्लक्स या उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग बिना कैलकुलेट किए ही बता सकते हैं। अर्थात अब हमको तो किसी भी सतह से बद्ध फ्लक्स की गणना हम लोग इससे करेंगे, ये हमारा जनरल फार्मूला है ही है। लेकिन उन्होंने जो बताया था कि अगर उस सतह से बद्ध नेट, सतह के भीतर की बात की जा रही है, एक चीज ये ध्यान रखना
कि सतह के भीतर की बात की जा रही है, बाहर की बात नहीं की जा रही। सतह के बाहर कितना भी आवेश हो वो सतह से बद्ध फ्लक्स में कोई भी योगदान नहीं देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सतह के भीतर के नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये चीज जो गॉस ने बताई थी, तो यानी फाई ई सतह से बद्ध, फाई ई इक्वल टू सतह से बद्ध फ्लक्स 1/ε0 इंटू क्यू नेट। नेट आवेश का अर्थ अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यही गॉस की प्रमेय है या गॉस का नियम है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हमारी किसी भी तरह की सरफेस है, अगर उनके भीतर नेट आवेश उतना ही है जितना, यानी बराबर नेट आवेश है, तो चाहे जिस प्रकार की सतह हो उससे बद्ध फ्लक्स हमारा सेम आएगा। अर्थात हमको अब इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हम नेट आवेश से ही उससे बद्ध फ्लक्स को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान काम हो गया जो गॉस के नियम में बताया गया। गॉस के नियम को कि किसी बंद पृष्ठ A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई लिख सकते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध घिरे हुए, परिबद्ध का अर्थ होता है ब्रैकेट में लिखा गया घिरे हुए, यानी उसके भीतर कुल आवेश Q, यानी उसके भीतर का जो कुल आवेश है, नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जो चीज अभी हम लोगों ने वहां पर एग्जांपल से समझी थी उसी का ये लिखित रूप है। तो उसको हम लोग फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू या Q/ε0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा गॉस की प्रमेय है और ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में भी लिखने के लिए आती है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम लोग इसका एक छोटा सा प्रूफ देखेंगे। इसकी उपपत्ति में हम लोग देख सकते हैं कि एक बिंदु आवेश Q है जिसके चारों तरफ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ यानी एक हम लोग काल्पनिक पृष्ठ खींचेंगे जिसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने खींचा जिसकी त्रिज्या r है, r त्रिज्या का एक पृष्ठ है और इसके केंद्र पर हमारा जो आवेश Q है वो रखा गया है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो ये सेंटर इसका O है, तो इसके केंद्र पर ये आवेश Q रखा गया है। तो अब इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक चीज हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बिंदु आवेश इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर है। तो केंद्र से हम लोग जानते हैं कि किसी भी गोलाकार कोई सरफेस है उसके केंद्र से उस सरफेस के हर एक बिंदु की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो अब एक चीज हम लोग बता सकते हैं कि अगर ये बिंदु आवेश इसके केंद्र पर है तो इसके पृष्ठ के हर एक बिंदु पर इसका जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, एक समान बनेगा। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होगा हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है राशि, Q और R यही दो चीजें वेरिएबल होती हैं। तो चूंकि यहाँ पर Q भी नहीं बदल रहा है और ये दूरी R यानी Q से R दूरी, तो पृष्ठ के किसी भी भाग की दूरी क्या होगी, क्योंकि गोलीय पृष्ठ है तो उसकी गोले की हर एक भाग की दूरी जो होगी वो त्रिज्या ही होगी। इसलिए किस पृष्ठ के किसी भी भाग के लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। तो हमको विद्युत क्षेत्र की चिंता नहीं करनी है क्योंकि वो एक समान है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसे पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पृष्ठ को बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म भागों में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक छोटा सा भाग लिया, एक छोटा सा एरिया DA, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो DA होगा इसका जो सदिश होगा यानी इसकी जो दिशा बताएगा वो इसके लंबवत जो होगा, इसके लंबवत हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे वही इसकी दिशा बताएगा। और एक चीज और, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी
तो विद्युत क्षेत्र की भी दिशा कैसी होती है? जब हम लोग बिंदु आवेश से, किसी बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र खींचते हैं तो हम लोग जानते हैं इसके चारों तरफ रेडियल यानी त्रिज्यता सदिश के रूप में, यानी चारों तरफ, यहां से चारों तरफ, इधर 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 इधर, चारों तरफ त्रिज्यता ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, त्रिज्यता बाहर की ओर। तो यहां से चूंकि ये हमारा एक धन आवेश है प्लस क्यू, तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र होगा हर एक बिंदु पर वो त्रिज्यता बाहर की ओर ही आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आएगी? वही आएगी जो इस छोटे से एरिया वेक्टर की, इस छोटे से एरिया की डायरेक्शन है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम ले लें, कहीं भी ले लें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? त्रिज्यता बाहर की ओर यही आएगी, और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? यही आएगी। कहीं पर भी हम एक स्मॉल एरिया ले लें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग जानते हैं त्रिज्यता बाहर की ओर, और इसका एरिया वेक्टर यानी इसकी दिशा बताने वाला जो सदिश है डीए का, वो भी क्या आएगा? ई की दिशा में ही आएगा। कहीं भी ले लें हम लोग, यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर ई की डायरेक्शन इधर होगी, और यहाँ पर जो स्मॉल एरिया लेंगे उसकी दिशा बताने वाला जो एल कैप का सदिश आएगा उसकी भी दिशा यही होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और उस छोटे से एरिया की दिशा, कहीं पर भी हर एक बिंदु पर उनके बीच कोण क्या बन रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? एक समान है। तो हम लोग जब फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं, अभी हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा था, फाई इक्वल टू, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल टू पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर थीटा हम लोग जानते हैं कि छोटे से जो सरफेस एरिया है या छोटा सा जो एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है और इस छोटे से एरिया की डायरेक्शन, इनके बीच का कोण है। तो वो कोण हर एक बिंदु पर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर, और विद्युत क्षेत्र भी क्या है? एक समान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र चूंकि एक समान है और किसी भी जगह पर जो कोण बन रहा है वो थीटा क्या बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर वो हम मान रख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को समाकलन से बाहर ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी नियत मान होते हैं जो हमारे, उनको हम लोग समाकलन से बाहर ले सकते हैं। तो ई को हमने बाहर ले लिया, डी ए, और हर एक बिंदु पर थीटा सेम है, तो उसको हमको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने कैलकुलेशन डिवाइड करके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? cos 0 का मान 1, तो ई पूरे सरफेस का जो हम लोग सरफेस एरिया होगा डीए, तो छोटा छोटा जो हम लोगों ने डीए लिया है, इस पूरे सरफेस को जब जोड़ेंगे, चूंकि ये गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ का जो सरफेस एरिया होता है हम लोग जानते हैं वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरे गोलीय गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। अब ई की हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे? वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फाई ई इक्वल टू, ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, पहले से है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएंगी? 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो हमारा क्या बचा? यहाँ देख सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है। इस प्रकार हमारा जो गॉस का नियम था उसका प्रूफ हो गया। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। अब हम लोग जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस हमारे सिलेबस में 3 अनुप्रयोग हैं गॉस के नियम के, और इसके अनुप्रयोग पर जो इससे संबंधित न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।